अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? वालेकुम सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मुझे एक नया नाम शो हो रहा है, मिस आमना। हु इज मिस आमना? हाँ जी बच्चों, आप लोगों ने किसी से लिंक शेयर किया? किसने किया? मैम हमने तो लिंक शेयर नहीं किया किसी से भी। तो ये कौन है? मतलब किसी ने नेम चेंज किया हुआ है? हु इज मिस आमना? नहीं, मैं अभी साइन आउट करके अपने वजह से साइन इन करती हूँ। मैम ये लाइबा इजाज लग रही। लाइबा इजाज, ये क्या करती हैं आप? मैम मैंने यही बताया, मेरी फ्रेंड ने साइन इन की हुई थी तो मुझे पता नहीं था किसका ही लॉगिन हुआ हुआ है। तभी जब देखा मैंने कि तो आमना के नाम से, तब मैं दोबारा लॉग आउट करके अपना ऑन करती हूँ। ओके। हाँ जी बच्चों, कोई पिछला लेक्चर पढ़ा था, कोई प्रॉब्लम था उसमें, कोई इशू था तो बताओ। हाँ जी, कोई इशू नहीं है मैम जो आरएच सिस्टम हम पढ़ा था, हमने स्टार्ट में पढ़ा था, उसकी जो हेमोलिसिस के हमने पैथोजेनेसिस पढ़ी थी मैम, उसमें उसने एक केस ये भी बताया हुआ था कि जो सेंसिटाइज्ड आरबीसीज होते हैं न्यूबॉर्न के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मैक्रोफेजेस से, क्योंकि वो एफसीवाई रिसेप्टर साइट जो होती है, हाँ जी, वो आईजीजी के एफसीवाई रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और वो आगे उनको मैक्रोफेजेस के साथ बाइंड करवाती है और उनकी फेगोसाइटोसिस हो जाती है। तो मैम क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वो सेंसिटाइज हुए कैसे? मतलब हमने हिमोलिटिक, मतलब वही जैसे हिमोलिसिस है, अगर किसी को गलत हिमोलिसिस ट्रांसफ्यूजन हो जाती है, लेकिन हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी वैसे आईजीजी ही थी, तो उसमें बेसिकली जो आईजीजी बनती है वो आईजीजी उसके अगेंस्ट, क्योंकि वो आरएच सिस्टम के अगेंस्ट बनती है ना, तो वो उन एंटीजेंस के साथ उन आरबीसीज के ऊपर अटैच हो जाती है। ठीक है, तो वो उन आईजीजी के अटैच होने से वो सेल सेंसिटाइज्ड हो जाते हैं और फिर वो सेंसिटाइज सेल्स जो है उनकी हेमोलिसिस होती है थ्रू जो है आपके फेगोसिटिक सेल्स, उनके थ्रू। मैम इसको ऑप्शनाइजेशन कह सकते हैं? ऑप्सोनाइजेशन भी कह सकते हैं। ये ऑप्सोनाइजेशन में बेसिकली हेल्प कर रहे होते हैं। आईजीजी एंटीबॉडीज जो हैं वो ऑप्सोनिन्स हैं, वो ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके मैम एक्चुअली मुझे ये समझ नहीं आया कि वो जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ वो तो मैटरनल आरबीसीज के साथ हुआ, आप तो एक वो मिनट, जो यहाँ पे एंटीबॉडीज हिमोलिटिक थी। डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न का कर रहे हो? ठीक है, जी मैम। अच्छा नेक्स्ट बताओ। तो वो मैटरनल आरबीसीज के साथ हुआ, तो अब वो न्यूबॉर्न के आरबीसीज के साथ कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? फॉर एग्जांपल टीपीएच भी नहीं हुआ। मैं आपको बता रही हूँ, समझाती हूँ। ठीक है, बेसिकली मदर क्या है, आरएच नेगेटिव है। ठीक है, उसमें बेबी के आरएच पॉजिटिव सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब मदर तो आरएच नेगेटिव है, उसके उसमें तो वो एंटीजन है ही नहीं। मदर का इम्यून सिस्टम जो आरएच पॉजिटिव सेल्स हैं, बेबी के सेल्स हैं, उनको एज ए फॉरेन एंटीजन लेगा और मदर का इम्यून सिस्टम जो है वो आईजीजी एंटीबॉडीज बनाएगा। उन आईजीजी का दो आईजीजी की जो है वो, एक तो वो उन सेल्स जो मैटरनल या बेबी के फीटल सेल्स जो मदर में आए हुए हैं उनको, उनकी ब्रेक डाउन करेंगे। सेकेंड, वो जो आईजीजी एंटीबॉडीज बनी है क्योंकि वो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, तो प्लेसेंटा क्रॉस करेंगी। अब उन आरबीसीज के ऊपर तो आरएच पॉजिटिव एंटीजन है, तो वो एंटीजन एंटीबॉडीज जो है वो उन एंटीजन के साथ अटैच हो जाएंगी उन आरबीसीज के ऊपर, तो इस तरह से वो उनको सेंसिटाइज कर देंगे।
ठीक है। अब ये सेंसिटाइज सेल्स जो हैं उनकी हेमोलिसिस स्टार्ट होगी। बेसिकली हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न में आरबीसीज की हेमोलिसिस होती है और उसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो यही है। अब इसमें ओके क्या मैम। चीज समझ नहीं आ रही है, मतलब समझ आ गई अब? मैम उसने डिस्कस सारे केसेस ही किए हुए थे, लेकिन ये अलहदा से डिस्कस करने की क्या ज़रूरत थी? मतलब उसने बताया कि टीपीएच हुआ यानी ट्रांसप्लेसेंटल हेमरेज हुआ, जिसकी वजह से मैटरनल एंटीबॉडीज जो हैं फिटस में चली गई, ठीक है, तो वो भी समझ आता है। उसके बाद जो फीटस के जो आरबीसीज हैं वो मैटरनल सर्कुलेशन में आए, उसकी भी समझ आ गई। अब जो थर्ड केस उसने ये बताया कि जो आरबीसी सेंसिटाइज्ड हैं, और उसमें उसने ये मैकेनिज्म नहीं बताया कि वो किस तरह से सेंसिटाइज हुए। वो बस एंटीबॉडीज जो है मदर में जो बनी है वो प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी में आती हैं, उन आरबीसीज के ऊपर अटैच हो जाती हैं, उनको सेंसिटाइज करती हैं, फिर वो सेंसिटाइज सेल्स की हेमोलिसिस होती है प्रोफेगोसिटिक सेल्स, ठीक है, या फिर स्प्लीन के थ्रू। ओके मैम, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन है किसी का? हम कंटिन्यू करें, पिछला लेक्चर पढ़ा था सबने? जी मैम। यस मैम। वन ईयर से पहले आपने पढ़ा था? अर्शद जी अली मैम। पढ़ा था? अर्शद अली यस जी मैम। क्या था पिछले लेक्चर में? हेलो। हाँ जी अर्शद, आपकी आवाज आ रही है मुझे। मैंने पूछा हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? मैम बेटा मुझे आपकी आवाज आ रही है, अब जी बोलो। जी मैम। हाँ जी, मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि आपने लेक्चर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अगर पढ़ा था तो उसमें क्या था? नो मैम नहीं पढ़ा। मुझे इसी आंसर की एक्सपेक्टेशन थी, तो आपने पहले क्यों कहा कि मैंने पढ़ा था? मैम आवाज आपकी कट कर आ रही। आपने क्यों लेक्चर नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन है। अर्शद अली, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है आपने लेक्चर क्यों नहीं पढ़ा था? पिछला लेक्चर नहीं लिया था, समझ नहीं आई। तो रिकॉर्डिंग किस लिए सेंड करते हैं? रिकॉर्डिंग का क्या काम होता है ये बताओ क्या मुझे? रिकॉर्डिंग मैम सुनी नहीं। तो मैंने आपको सुनानी थी आके आपके घर। शायद मैं शुरू से आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ, हर लेक्चर में आपसे पूछते हैं, हर लेक्चर में आपका यही आंसर होता है कि मैंने नहीं पढ़ा, दिस रीजन हो गई, ये रीजन हो गई, वो रीजन हो गई। तो आपकी जो भी रिजल्ट होगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी एट द एंड। आई एम इंशाल्लाह कोई वार्निंग फर्क यू। है। ओके ओके, जो भी रिजल्ट होगा ऑब्वियसली आपका होगा। इंशाल्लाह। नमस्ते। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जिन बच्चों से मैंने पूछा उनका यही आंसर होना है मोस्ट प्रोबेबली। सो मैं मैंने नेक्स्ट पढ़ा लेक्चर था। मोस्टली आप आपने मुझे पहले बता दिया था कि आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं किसी जी और मैम। बच्चे को एक्सपेक्ट कर रही थी, किसी जी और मैम। बच्चे को, मैं आपको नहीं कहा था फिलहाल। खैर मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। ओके। जी शो हो रही है स्क्रीन? जी जी मैम मैम। श्योर। आवाज ठीक आ रही है मेरी या कट के आ रही है जैसे यस अर्शद मैम, अली ठीक ने आ रही है। आवाज मैम ठीक आवाज आ रही ठीक है है। मैम, बिल्कुल। ओके श्योर।
बेसिकली आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है इट्स अबाउट कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, या इसको आप क्रॉस मैच भी कहते हैं। ठीक है, कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? मैम कंपैटिबल होता है दूसरी चीज के जैसा होना, मतलब उसके हाँ अलाइक जी, होना, और बिल्कुल। इनकम्पैटिबल होता है मिसमैच हो जाना। हाँ जी, तो कंपैटिबल मतलब सेम होना। ठीक है, दो चीजों का एक जैसा होना। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन में डोनर का ब्लड और रेसिपिएंट का ब्लड उसको रिएक्ट कराते हैं और देखते हैं कि वो एक जैसा है या एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अगर वो एक जैसा होगा तो उसको कंपैटिबल कहा जाता है, और ये जो टेस्टिंग होती है पूरी, इसको कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, और अगर ब्लड कंपैटिबल होगा तो वो ट्रांसफ्यूज होते हैं, अगर ब्लड इनकम्पैटिबल हो तो हम उसकी ट्रांसफ्यूजन नहीं करते। तो इसको हम क्रॉस मैच भी कहते हैं। अगर आपसे कोई क्रॉस मैच पूछता है या कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग पूछता है तो वो यही चीजें आती है। तो इसका पर्पस क्या है? पर्पस ऑब्वियसली क्लियर पर्पस है हमारे पास कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो हैं उनको प्रिवेंट करना। क्यों? ताकि हम जो ब्लड लगा रहे हैं पेशेंट को वो उससे मैच करता हो, एबीओ ग्रुपिंग भी और आरएच ग्रुपिंग भी। इसके अलावा अगर उसके जो है डोनर के सीरम में कोई और एंटीबॉडीज हैं तो वो भी डिटेक्ट होती हैं इसके थ्रू, ताकि कि कहीं वो कोई और एंटीबॉडीज हैं जो कि पेशेंट में जाके उसके सेल्स के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, तो उसको भी चेक किया जाता है। तो बेसिकली हम ये सारी चीजें चेक करते हैं कि इनका ब्लड, दो लोगों का ब्लड कंपैटिबल है या नहीं है। The purpose of compatibility testing is to prevent transfusion reactions by ensuring the ABO group of the blood to be transfused is compatible with the patient's ABO group. ठीक है, मतलब मेजर जो हमारे पास वैसे कंपोनेंट होता है वो ABO ग्रुप है ऑब्वियसली, और RH ग्रुप है। There are no detectable irregular antibodies in the patient's serum that will react with the donor's red cells, causing their destruction or reducing their normal survivals. ठीक है, तो मतलब एक तो मेजर ग्रुपिंग सेम हो, और सेकंड कि पेशेंट के सीरम में भी ऐसी कोई एंटीबॉडीज ना हो कि डोनर का जो ब्लड सेल्स, रेड सेल्स उसको लगाए जा रहे हैं या कोई कुछ और लगाया जा रहा है, तो वो उनके साथ रिएक्ट करके उनको ब्रेक डाउन स्टार्ट कर दें। तो कंपैटिबिलिटी का ये पर्पस है। पेशेंट्स ब्लड सैंपल, हम पेशेंट का ब्लड सैंपल जो है जो लेते हैं क्रॉस मैच के लिए, बेसिकली डीटीए सैंपल लेते हैं। इसके अलावा जो है हम एक क्लॉटेड सैंपल लेते हैं सिरिंज में, ताकि उसकी सीरम जो है कलेक्शन के लिए। For blood grouping and compatibility testing, collect blood into EDTA anticoagulant tube in 5 to 7 ml into a dry clean glass tube. ठीक है, मतलब एंटीकोगुलेंट में भी लेते हैं और क्लीन ग्लास ट्यूब में ले लो या फिर सिरिंज में ले लो, दैट्स द सेम थिंग। तो हम दो तरह के सैंपल लेते हैं पेशेंट से, एक EDTA और एक विदाउट EDTA। Label the containers clearly with the patient's name, hospital number, ward and date and other thing if it's possible कि उसके ऊपर mention होने वाली हो तो वो हम mention कर देते हैं। The EDTA blood is used to obtain red cells for cell grouping and to measure the patient's hemoglobin or packed cell volume. ठीक है, तो ये EDTA sample से हम ये चीजें measure करते हैं। Serum from the clotted blood sample is used for serum grouping and compatibility testing. तो ये सैंपल, हम दो तरह के सैंपल लेते हैं और बाकी ये सारी चीजें जो है वो डिटेक्ट करते हैं। सिलेक्टिंग ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन, कि हम ब्लड जो है वो किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, मतलब कितना वो फ्रेश होना चाहिए या कुछ और तरह का होना चाहिए। तो बेसिकली फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आप किसी को जरूरत होती है या हॉस्पिटल में, मतलब किसी को भी, किसी रिलेटिव को, तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि फ्रेश ब्लड जो है वो हम उसको डोनेट करें। मतलब ब्लड बैंक्स में तो बहुत पुराना पुराना ब्लड भी पड़ा होता है, 15 डेज पुराना पड़ा होता है, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक। तो वो उनको ना लगाने का पर्पस क्या है कि मतलब उसने
15-20 डेज अगर वो बाहर ही फ्रिज में पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली उसका सर्वाइवल रेट कम हो गया, उसके सर्वाइवल डेज कम हो चुके हुए हैं। तो पेशेंट को लगाने से उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा जितना कि फ्रेश ब्लड होगा। Fresh blood not more than 2 to 3 days old is required when transfusing infants and patients, और especially infants को हमेशा fresh blood लगाया जाता है, उसको stored blood नहीं लगाया जाता। And patient with conditions that require regular transfusions like thalassemia patients to ensure the transfused cell survival as long as possible in the patient। ठीक है, आप सबको पता है कि आरबीसीज की जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है। ठीक है, अब वो अगर स्टोर्ड फॉर्म में ही 15 दिन निकाल गया है, स्टोर्ड फॉर्म में ऑब्वियसली बॉडी से बाहर है तो उसमें और बहुत सारी चेंजेस आएंगे, तो इस तरह से इनके सर्वाइवल डेज जो हैं वो कम हो जाएंगे। In district hospitals, in the absence of specific blood components, fresh blood is also used to treat patients with bleeding disorders. In case अगर वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, अदरवाइज आजकल जो चीज जिस चीज की रिक्वायरमेंट हो सिर्फ वो कंपोनेंट दिया जाता है। मतलब अगर पेशेंट की आरबीसीज ठीक नहीं है, आरबीसीज के एचपी कम है, तो उसको सिर्फ पैक्ड सेल्स, रेड सेल्स दिए जाते हैं। अगर पेशेंट पे जो है वाइट सेल्स कम है तो उसको सिर्फ वाइट सेल्स लगाए जाते हैं, नॉट होल ब्लड। अगर पेशेंट को जो है प्लेटलेट्स की जरूरत है तो उसको प्लेटलेट्स दिए जाते हैं, या अगर कोई और क्लॉटिंग फैक्टर कम है तो वो क्लॉटिंग फैक्टर दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब आजकल जो है वो एक यही कंपोनेंट्स दिए जाते हैं, होल ब्लड नहीं लगाया जाता। होल ब्लड कब लगाया जाता है? जब एक्यूट ब्लड लॉस हो ड्यूरिंग द एनी रोड साइड एक्सीडेंट्स। ब्लड ग्रुप टू यूज, एक तो इसके अलावा एक तो फ्रेश होना चाहिए, एक ये कि मतलब सेम ग्रुप का होना चाहिए। सेम ग्रुप का नहीं है तो फिर हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि दिस इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड दिस इज द यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट भी अब थोड़ा चेंज हो चुका हुआ है। और यूनिवर्सल डोनर हम कहते हैं तो वो थोड़ी सी चीजें हम बाकी साथ देखते हैं फिर वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। वो किस तरह से? लाइक the first choice of blood for a patient should be blood of the same group, ABO group and a rhesus group as a patient. Okay, avoid transfusing group O blood to those who are not group O, particularly when needing to use whole blood. हम O blood group को समझते थे ना कि ये यूनिवर्सल जो है डोनर है, लेकिन ये तब किस केस में होता है? जब हम सिर्फ पैक सेल्स देंगे। क्यों? क्योंकि एक पेशेंट का होल ब्लड, ओ ब्लड ग्रुप का होल ब्लड अगर एक ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का पेशेंट है या ओ नेगेटिव का है तो उसकी जो सीरम में दोनों तरह की एंटीबॉडीज होंगी, इम्यून टाइप की, एंटी ए भी और एंटी बी भी। ठीक है, तो अगर हम ऐसे पेशेंट का होल ब्लड देते हैं तो वो रिएक्ट कर जाता है दूसरे पेशेंट के सेल्स को और वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ पैक सेल्स देते हैं तो फिर ओ ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि तब उसमें कोई एंटीजन नहीं है और कोई एंटीबॉडीज भी नहीं है। तो फिर हम प्रॉपरली उन सेल्स को वॉश करके ट्रीट करके फिर अगर लगाएं तो ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। मतलब हर ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर अंडर सर्टेन कंडीशंस है। ठीक है, मतलब हर वो मतलब ओ ब्लड ग्रुप अगर हम उसको यूनिवर्सल डोनर समझते थे तो उसकी हर चीज नहीं हम दे सकते, उसका सीरम किसी बाकी सेल्स को नहीं देते हैं, उसका जो है सेल्स सबको दे सकते हैं, इसके अलावा उसका सीरम जो है वो सबको नहीं दे सकते। इस तरह से मतलब हर एक की जो है वो सर्टेन क्राइटेरिया है किसी का भी यूनिवर्सल होने के लिए। The risk is reduced when using concentrated red cells. ये कुछ उसकी हैं ऑप्शंस के हम क्या दे सकते हैं। ग्रुप ए को ग्रुप ए और ग्रुप ओ तब लगाया जाता है जब सिर्फ पैक सेल्स देने हो। ग्रुप बी को ग्रुप बी लगता है ऑब्वियसली, और ग्रुप ओ के पैक सेल्स लग सकते हैं। ग्रुप ओ सिर्फ ग्रुप ओ का एक्सेप्टर है। ग्रुप ए बी को हम ए बी दे सकते हैं, ए बी या फिर ओ दे सकते हैं, लेकिन ग्रुप ए बी में को ए बी ही लगना चाहिए। अगर ए लगाएंगे तो मतलब सिर्फ पैक सेल्स जो हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, उसका सीरम नहीं लगा सकते। इसी तरह से ग्रुप बी और ग्रुप ओ का भी जो है वो हम एट द एंड, लेकिन नो लगाते ही नहीं, बहुत कम है, बाकी जो है वो लगा सकते हैं। Now towards compatibility testing. A compatibility test is a final check on the compatibility of blood for a patient, particularly ABO compatibility. Several techniques
are available for cross-matching blood to detect ABO incompatibility and clinically important irregular antibodies in a patient's serum. Compatibility testing is essential when prior antibody screening is not performed. क्या हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट भी होते हैं, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट भी होते हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट डोनर का जो है एंटीबॉडी स्क्रीनिंग नहीं हुई हुई तो फिर तो जरूर जो है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग की जाती है. In district laboratories, a simple to perform single tube technique comprising the following 3 stages is recommended. अब 3 stages basically crossmatch की 3 stages होती हैं और ये 3 stages complete करनी चाहिए. Mostly जो है first stage कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं. लेकिन फर्स्ट स्टेज के बाद जो है वो भी ज़रूरी है सारी, वो उस पे इरेगुलर एंटीबॉडीज चेक होती हैं. तो फर्स्ट स्टेज बेसिकली हम पहले स्टेजेस को डिस्कस करते हैं, फिर मेथड पे जाएंगे. फर्स्ट स्टेज क्या होती है, बेसिकली हम एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी को जो है एट रूम टेम्परेचर चेक करते हैं. ठीक है, मतलब हमने डोनर सेल्स जो है मिक्स करते हैं पेशेंट सीरम के साथ रूम टेम्परेचर पे, थोड़ी देर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर एग्जामिन करते हैं. अगर वहाँ पे हिमोलिसिस होगी मतलब ये इनकम्पैटिबल है. ठीक है, और अगर हिमोलिसिस नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज पर मूव करते हैं. हम इसी ये जो ट्यूब में हम लेते हैं डोनर सेल्स और पेशेंट सीरम, इसी ट्यूब को जो है हम नेक्स्ट स्टेज पे ले जाते हैं और फिर उस ट्यूब को जो है हम 37 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं. ठीक है, इंक्यूबेट कर देते हैं उसको, फिर दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करेंगे और फिर एग्जामिन करेंगे. अगर दोबारा से अग्लूटिनेशन नहीं हुई मतलब ये कंपैटिबल है. अगर हिमोलिसिस है तो मतलब ये इनकम्पैटिबल है. अब यहाँ पे हमने 37 पे इंक्यूबेट क्यों करते हैं, फर्स्ट हमने क्या किया, रूम टेम्परेचर पे 37 पे कुछ एंटीबॉडीज हमने पढ़ा था वो बेस्ट रिएक्ट करती हैं एट 37 डिग्री सेल्सियस. इसलिए हम इंक्यूबेशन टाइम देते हैं कि अगर कोई ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो 37 पे करती हैं रिएक्ट, या कोई ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो जिनको इंक्यूबेशन टाइम ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम करते हैं और फिर हिमोलिसिस चेक करते हैं. अगर हिमोलिसिस नहीं है तो फिर हम थर्ड स्टेज पे चलेंगे और जहाँ तक कंपैटिबल रिजल्ट आया. अगर हिमोलिसिस हो जाती है तो मतलब ये इनकम्पैटिबल है, हम ये ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते, इसे थर्ड स्टेज करने की ज़रूरत नहीं रहती. अब थर्ड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज में हम जो है कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जिनको जो है ह्यूमन जो है आईजीजी एंटीबॉडीज दैट हैव सेंसिटाइज्ड, जो सेल्स को जैसे आईजीजी एंटीबॉडीज है ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं कॉज कर सकती, ये सेल्स को सेंसिटाइज्ड कर देती हैं. तो उन सेंसिटाइज्ड सेल को डिटेक्ट करने के लिए हम एंटी ह्यूमन एंटी ग्लोबुलिन जो है रेजेंट यूज करते हैं और फिर दोबारा से हेमोलिसिस चेक करते हैं. So the third stage is for detection of immune IgG antibodies that have sensitized donor cells and are only agglutinated by using antiglobulin reagent, AHG reagent इसको कहते हैं. इस reagent का एक ड्रॉप हम उसी ट्यूब जो है, वो जो ट्यूब में हमारे पास पहले मटेरियल था, उस सेम ट्यूब को जो है हम वॉश करते हैं पहले प्रॉपरली, ताकि कोई और एंटीबॉडीज जो सेल के साथ अटैच नहीं है वैसे जो है उसमें सॉल्यूशन फॉर्म में वो रिमूव हो जाए और वो सिर्फ वही एंटीबॉडीज रहे हैं जो कि सेल्स के ऊपर अटैच हैं, जिन्होंने सेल्स को सेंसिटाइज्ड किया हुआ है. तो फिर हम उसमें AHG रेजेंट का एक ड्रॉप डालते हैं, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और फिर दोबारा से इसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करते हैं. अगर माइक्रोस्कोपिकली जो है वो हमें सेल्स जो है एग्लूटिनेशन या सेल रिएक्शन या सेंसिटाइज सेल्स नजर आ जाते हैं तो फिर हम इसको जो है इनकम्पैटिबल कंसीडर करते हैं. अगर यहाँ पे सेल जो है वो सेम है, मतलब ग्लूटिनेशन नहीं है, मैक्रोस्कोपिकली भी नहीं है, माइक्रोस्कोपिकली भी नहीं है, तो फिर जो है ये कंपैटिबल रिजल्ट होगा और इसको हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं ब्लड को. तो बेसिकली क्रॉस मैच जो है अगर आप एक सैंपल का भी करते हैं तो उसमें 1 घंटा मिनिमम जो है 1 घंटा लगता है. इसलिए मोस्टली लैब्स जो हैं वो इसको शॉर्टकट के तौर पे लेती हैं और सिर्फ एक स्टेप करके कह देते हैं कि जी ये कंपैटिबल है, लेकिन उसके बाद भी जो है रिएक्शन हो सकता है और पूरा प्रोसीजर करने के बाद ही हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि ये कंपैटिबल है या नहीं है. तो बेसिकली दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ अ क्रॉस मैच. इनमें से अगर समझ नहीं है किसी चीज की तो पूछ लो भी क्योंकि फिर आगे प्रोसीजर होगा इसका मैकेनिज्म नहीं होगा.
हाँ जी बच्चों, कोई किसी चीज की समझ नहीं आई अभी तक तो पूछ लो आप लोग। इन 3 स्टेजेस की आगे समझ आ समझ में ठीक। आ गया समझ में। अब इसका फर्दर जो है वो टेक्निक हम क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसकी फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट। पेशेंट सीरम हम लेते हैं इसमें, ठीक है। डोनर वार्स 3% रेड सेल सस्पेंशन लेते हैं। अब इसको हमने प्रिपेयर करना होता है पहले, ठीक है। हमने डोनर का सैंपल ले लिया, वो ईडीटी सैंपल होता है हमारे पास, ठीक है। अब उसको हम क्या करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं उसकी सस्पेंशन। वो किस तरह से करेंगे कि हमने 1 ml या उसमें जो है कुछ 100 ml जो है 100 ml कह रही हूँ 100 माइक्रोलीटर या फिर 50 जो है माइक्रोलीटर ट्रांसफर 0.2 to 0.5 ml of red cells from the pilot tube of the donor blood। डोनर ब्लड को जो है हमने वो एक ट्यूब में लेते हैं, उसमें 5 ml फिजियोलॉजिकल सेलाइन जो हमारे पास अवेलेबल होता है उसमें सेलाइन डालते हैं, ट्यूब को फिल कर लेते हैं, ठीक है। मिक्स करते हैं, फिर इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं एट द हायर स्पीड फॉर 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद क्या करते हैं, जो सेल्स होंगे वो नीचे जो है बटन सा बना देंगे और सुपरनेटेंट फ्लूइड हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर उसमें सेलाइन ऐड करेंगे, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और सुपरनेटेंट फ्लूइड जो है रिमूव कर देंगे। और इस तरह से हम 3 टाइम्स इसको वॉश करते हैं सेल्स को। इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि अगर जो है डोनर के जो और कोई एंटीबॉडीज हैं आरबीसीज के अलावा कोई उसके फ्लूइड में एंटीबॉडीज जो हैं सीरम रिमूव हो जाए, सीरम में अगर कोई और एंटीबॉडीज हैं तो वो भी रिमूव हो जाए, सिर्फ हमारे पास पैक्ड सेल्स जो हैं वो सेल्स आरबीसी सेल्स जो हैं वो अवेलेबल हो, ठीक है। तो हम 3 दफा इनको वॉश करते हैं और फिर जो है सारा जो सीरम है और एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज हैं रिमूव हो जाती हैं। अब जो हमारे पास टाइम वॉश करने के बाद हमारे पास जो थोड़ा सा सेल्स रह जाएंगे उनमें से हम कुछ माइक्रोलीटर जो है या उसी ट्यूब के अंदर जो है वो 1 ड्रॉप हम वो सेल्स लेते हैं और 19 to 20 ड्रॉप्स जो हैं हम नॉर्मल सेलाइन उसमें डालते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 3 to 5% उनकी रेड सेल सस्पेंशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये सस्पेंशन बेसिकली आगे हम क्रॉस मैच में यूज करेंगे। सो ये सैंपल प्रिपरेशन है बेसिकली। इसके अलावा मैम ये हमें वॉशिंग जी मैम ये वॉशिंग में जो आरबीसी की सेल्फ एंटीजन और एंटीबॉडी वो भी वॉश आउट हो सेल्फ जाती एंटीजन तो नहीं ना, जो बेसिकली ये एंटीजेंस जो है एबीओ और आरएच या कोई भी और एंटीजन है तो वो आरबीसी के ऊपर अटैच है, ठीक है। एंटीजेंस इसका पर्पस बिल्कुल नहीं है एंटीजन को जो एक्सट्रैक्ट करना या रिमूव करना। इसका पर्पस है जो सीरम उसके अंदर इंट्रैप्ड है उसको रिमूव करना, प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज है फ्री एंटीबॉडीज जो मूव कर रही है उनको जो है वो एक्सट्रैक्ट करना, है। ठीक है। क्योंकि हमने तो आरबीसीज जो है कंपैटिबिलिटी चेक करनी है ना क्रॉस मैच के लिए, ठीक है। तो जी इसका मैम। पर्पस है एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज को रिमूव करना वॉशिंग का। इसके अलावा जो है एंटीग्लोबुलिन पॉलीस्पेसिफिक रिएजेंट्स यूजुअली कलर कोडेड जो आप उसके लिए यूज करोगे ग्रुपिंग के लिए। इसके अलावा एएचजी रिएजेंट यूज होता है जो कि will agglutinate red cell sensitized with antibodies and are coated with detectable levels of complement components, ठीक है। मतलब सेल सेंसिटाइज दो तरह से ही हो सकते हैं, या उनके ऊपर एंटीबॉडीज अटैच हो या कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स अटैच हो। तो ये एएचजी रिएजेंट जो है उन सेंसिटाइज सेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट मेथड में हमारे पास जैसे स्टेजेस हमने पढ़ी थी उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। क्या करेंगे, लेबल a small clean glass tube with the number of the donor blood and write this number also on the patient's blood transfusion request form, ठीक है। जो डोनर ब्लड हमने यूज करना है हम उस डोनर ब्लड के नेम से जो है उसको या जो भी नंबर हमने उसको दिया हुआ है उससे जो है उसको लेबल कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लेबलिंग के बाद pipette 3 volume of patient serum into the tube और add 1 volume of donor was 3% red cell suspension। अब 1 volume आपकी अपनी मर्जी है। 3 volume मतलब आपने जो है 75 माइक्रोलीटर जो है वो पेशेंट सीरम ले लिया है तो उसमें आप 125 माइक्रोलीटर जो है वो डोनर वॉश रेड सेल्स ले लेंगे, ठीक है। मतलब 3 वॉल्यूम आप 3 ml इतना बहुत ज्यादा तो हम यूज नहीं करते, हम माइक्रोलीटर्स में ही यूज करते हैं। तो
जैसे 30 माइक्रोलीटर जो है अगर आप पेशेंट सीरम ले लेते हो और फिर 10 माइक्रोलीटर आप जो डोनर वॉश रेड सेल सस्पेंशन ले लोगे, मतलब जो भी आपने वॉल्यूम रखा हुआ है उसमें हम 3 वॉल्यूम जो पेशेंट सीरम लेते हैं ट्यूब में, और 1 वॉल्यूम जो उसमें जो हमने सस्पेंशन प्रिपेयर की थी डोनर सेल्स की, उसकी 1 वॉल्यूम जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर इस ट्यूब को जो है हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे लोअर स्पीड पे फॉर 1 मिनट और 2 मिनट्स, या कुछ हम 1 मिनट तक मोस्टली करते हैं। फिर उसको टिल्ट करके देखेंगे, और अगर वहाँ पे हिमोलिसिस होगी, मतलब ये इनकम्पैटिबल है, अगर हिमोलिसिस नहीं है, कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, तो फिर हम सेकंड स्टेप पे चलेंगे। ये यहाँ पे फर्स्ट स्टेज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इस स्टेज में जो है हम वो एंटीजन एंटीबॉडीज डिटेक्ट होती हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे एक्ट कर लेती हैं। फिर इसी ट्यूब को जो है अगर वहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं है तो फिर हम 37 डिग्री सेल्सियस पे इसको इंक्यूबेट कर देते हैं फॉर 20 to 30 मिनट्स। इंक्यूबेशन टाइम के बाद जो है इसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं और दोबारा से जो है उसको मूव करके टिल्ट करके हिमोलिसिस चेक करते हैं, एग्लूटिनेशन चेक करते हैं। अगर एग्लूटिनेशन नहीं है तो मतलब कंपैटिबल है, अगर यहाँ पे भी एग्लूटिनेशन हो जाती है तो मतलब ये इनकम्पैटिबल है। ठीक है, और अगर एग्लूटिनेशन नहीं है तो फिर हम थर्ड स्टेज में आएंगे। ये थी हमारी सेकंड स्टेज। अब उसके बाद क्या होगा, अगर हिमोलिसिस नहीं होती हमारी सेकंड स्टेज पे तो हम जो है इनडायरेक्ट AHG टेस्ट करेंगे। ये क्या होता है, उस ट्यूब को ही, सेम ट्यूब को हम सेलाइन उसमें डालेंगे और इस प्रोडक्ट को 3 टाइम्स वॉश करेंगे। जैसे हमने सेल सस्पेंशन प्रिपेयर करते हैं इसी तरह से उस ट्यूब का जो हमने जो मटेरियल डाला हुआ है उसमें सेलाइन उससे फिल करेंगे, उसको जो है सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सुपरनेटेंट फ्लूइड रिमूव कर देंगे, और यही जो प्रोसीजर है वो 3 टाइम्स हम रिपीट करेंगे। इसका पर्पस क्या होगा कि वो एंटीबॉडीज जो कि सेल्स के ऊपर नहीं है, जिन्होंने सेल को सेंसिटाइज नहीं किया हुआ, जो फ्री फॉर्म है, उनको रिमूव करना है। तो इसके बाद जो 3 टाइम्स की वॉशिंग के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बाकी रह जाता है उसको हम दोबारा से टैप करते हैं, मतलब उसको रीसस्पेंड करते हैं और उसमें 2 ड्रॉप्स या 1 ड्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द योर प्रोडक्ट हम उसमें AHG रेजेंट डालते हैं, मोस्टली 2 ड्रॉप्स ही, और फिर उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे उसको स्लोअर स्पीड पे, और फिर दोबारा से जो है माइक्रोस्कोपिकली भी चेक करेंगे और माइक्रोस्कोपिकली भी चेक करेंगे कि वहाँ पे एग्लूटिनेशन कुछ हुई है या नहीं हुई। अगर एग्लूटिनेशन नहीं है तो फिर ऑब्वियसली इट्स कंपैटिबल टेस्टिंग और हम ये ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द क्रॉस मैच टेस्टिंग। इसमें हम जो है वो एक एल्ब्यूमिन टेक्निक भी है, उसमें क्या करते हैं, एसएलाइन एल्ब्यूमिन टेक्निक इज अप्रोप्रिएट टू यूज व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन AHG रेजेंट। ठीक है, हम AHG रेजेंट की जगह पे जो है एल्ब्यूमिन जो है वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और फिर जो है वॉश करते हैं। पेशेंट सीरम डोनर वॉश 3% रेड सेल सस्पेंशन एंड बोवाइन एल्ब्यूमिन। इसमें क्या होगा, लेबल 2 small tubes with the number of donor blood and write this number also on patient's transfusion request form, same labeling. I put 1 volume of patient serum into each tube, add 1 volume of donor 3% red suspension to each tube and mix. Incubate 1 tube at 37 degrees Celsius for 45 minutes and centrifuge the second tube at slower speed for 1 minute. Tilt the tube back and forth, examine for hemolysis and agglutination. एक ट्यूब हमने मतलब इंक्यूबेट कर दिया और एक जो है वो हम सेंट्रीफ्यूज करके देख रहे हैं। At the end of 45-minute incubation, add carefully 1 drop of albumin to the second tube. ठीक है, जो इंक्यूबेट हमने की थी after 45 minutes उसमें हम albumin डालेंगे, allowing the reagent to run down the side on the tube. Do not mix. Incubate for further 10 to 15 minutes. Looking for agglutination in the albumin tube by carefully tilting the tube back and forth. When no agglutination is seen, transfer some of the cells to a slide and check for agglutination microscopically. When there is agglutination in the albumin tube, this means that the patient's serum contains an immune IgG antibody reactive against the donor cells, which may cause a transfusion reactions. ठीक है, मतलब हम यहाँ पे जो है वो AHG रेजेंट के बजाय हमने एल्ब्यूमिन यूज किया, लेकिन इस मेथड के लिए हमें बहुत लॉन्ग इंक्यूबेशन टाइम जो है वो चाहिए होता है, इसलिए जो ब्लड बैंक्स में भी यूज हो रहा है वो फर्स्ट वन है जो हम जिसमें हम AHG रेजेंट यूज करते हैं।
इमरजेंसी कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग मोस्टली मतलब अगर बहुत ही जो है इमरजेंसी की कंडीशन हो तो हम ब्लड ग्रुप देखते हैं, उसके बाद फर्स्ट स्टेज जो है वो चेक करते हैं और फिर जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। लाइक इन कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो गया उसमें हम 1 घंटा वेट नहीं कर सकते उसको ब्लड लगाने से पहले, ठीक है। तो फिर हम इमरजेंसी कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग की तरफ आते हैं। Indian emergency blood is issued after completion of the first stage of a standard cross match, ठीक है। मतलब आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन द saline रूम टेम्परेचर ट्यूब एंड चेकिंग फॉर हेमोलिसिस, तो इसके बाद हम जो है वो जो है इशू कर देते हैं ब्लड उस पेशेंट के लिए। This takes about 10 minutes and therefore even when blood is urgently required, it should be possible to perform this important part of a cross match. क्योंकि मेजर जो एंटीबॉडीज या रिएक्शन आना होता है वो फर्स्ट स्टेज पे आ जाता है। Now the blood collection facilities and donor selection, that what is the criteria for a donor selection, इसको डिस्कस करते हैं। हमेशा जो डोनर आपका आता है उसको आपको ओवरव्यू देना होता है कि आप ब्लड देने आए हैं, मतलब क्या चीजें हैं और क्या चीजें जरूरी हैं। उससे पहले डोनर स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। हम पहले डोनर को एक ओवरव्यू दे देते हैं कि आपके ये टेस्ट होंगे और उनका पर्पस क्या है, ठीक है। उसके बाद डोनर स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में क्या है, मतलब जो डोनर जो ब्लड डोनेट करना चाह रहा है, मतलब आप कहीं ब्लड डोनेशन के लिए जाते हो तो आपको वो एक ओवरव्यू देंगे, फिर आप स्क्रीनिंग की जाएगी। जितने भी जो है ब्लड के थ्रू ट्रांसफ्यूज होने वाली डिजीजेस हैं उनके लिए All blood comes from volunteer donors, उनकी donor screening की जाती है। Screening performed to ensure donor is healthy. Start with the donor and first impressions are critical. Clean, well-lit donation facility from waiting room to collection area. और present professional staff who can ask the appropriate questions. Observe मतलब ये जो environment है वो proper होना चाहिए for donor जो है blood donation environment. स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस एंड गवर्निंग बॉडीज जो ये पूरा प्रोसेस देख रही हैं, जो ब्लड बैंक्स जितने भी हैं जो जिन एसओपीज के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं, तो वो इन सारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज होती हैं जो एसओपीज जो है फाइनल करती हैं किसी भी प्रोसेस के लिए, प्रोसीजर के लिए। तो कौन कौन सी हैं जिनकी गाइडलाइंस हम यूज करते हैं, वो FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, AABB, CAP, कॉलेज ऑफ द अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट, जॉइंट कमीशन, CLSI क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स। तो ये सारे जो है एजेंसीज जो है वो चेक इन्वॉल्व होती हैं जो SOPs हम फॉलो कर रहे होते हैं। डोनर स्क्रीनिंग, 2 goals are purpose for screening, वो कौन कौन से, protect the health of the potential donor, प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द पोटेंशियल रेसिपिएंट, मतलब डोनर की हेल्थ को भी जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। ऑब्वियस उसकी स्क्रीनिंग होगी, उसको पता चलेगा कि मतलब अगर उसको कोई डिजीज है या डिजीज नहीं है। बहुत सारे डोनर्स हमारे पास आते थे जिनको उस वक्त पता चलता था कि उनको हेपेटाइटिस सी है या उनको हेपेटाइटिस बी है एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग। पहले उनको पता ही नहीं होता था कि उनको कोई डिजीज है। तो बेसिकली ये एक स्क्रीनिंग कर देती है डोनर की भी, और अगर कोई ऐसी डिजीज है तो ऐसे ब्लड को हम पेशेंट को नहीं दे सकते। तो इस तरह से ये रेसिपिएंट को भी जो है वो प्रोटेक्ट कर दिया है। आउटकम्स इसके क्या होंगे, एक्सेप्टेंस, मतलब हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं इसके बेसिस पे। टेम्परेरी रिफेरल कर सकते हैं, मतलब कुछ पीरियड के लिए जो है उसका ब्लड डोनेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। ये परमानेंट रिफेरल हो सकता है। 3 कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रीनिंग, वही मतलब जो हम डाटा और उस सब की चीजें इन्वॉल्व होंगी। रजिस्ट्रेशन, हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यू और लिमिटेड फिजिकल एग्जामिनेशन। डोनर रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, आप लोगों को पता है कि ब्लड बैंक्स हैं। ब्लड बैंक्स इसके अलावा बहुत सारे वॉलंटियर डोनर्स होते हैं जो एट द स्पेसिफिक टाइम जो है कुछ मंथ्स के बाद जो है ब्लड डोनेट करते रहते हैं। तो उन डोनर्स की जो परमानेंट डोनर्स होते हैं उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई होती है। तो ये रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए प्रॉपर जो फॉर्म्स होते हैं जिसमें डोनर की सारी हिस्ट्री जो है वो लिखी जाती है, उसकी सारी स्क्रीनिंग करके उसके रिजल्ट्स लिखे जाते हैं, ताकि इन केस कोई बहुत इमरजेंसी हो तो उन डोनर्स को कॉल कर दी जाती है और फिर उनका ब्लड जो है वो यूज किया जा सकता है।
तो डोनर साइन इन होते हैं, उसके बाद रिटन मटेरियल्स आर गिवन टू द डोनर व्हिच एक्सप्लेन हाई रिस्क एक्टिविटीज व्हिच मे मेक द डोनर इनएलिजिबल। इसके अलावा डोनर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड एंड गिव कंसेंट दैट ब्लड विल बी यूज्ड फॉर अदर अनलेस दे आर इन अ स्पेशल डोनर कैटेगरी। First time donors must provide proof of identification such as date of birth, address, and any other unique information. Repeat donors may be required to show a photo और ID, उनका proper ID generate किया जाता है, उनका proper card दिया जाता है जो donor registered होते हैं। Additional useful information like name of patient or group to credit, race, unique donor characteristics. Donor must be provided with HIV high risk activities, warnings about donor reactions, tests that will be performed and notifications, post phlebotomy care instructions. तो ये सारे फॉर्म्स होते हैं जो हम फुलफिल करते हैं और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि डोनर को फर्स्ट टाइम दी जाती है। मेडिकल हिस्ट्री चेक की जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोनेशन जो है वो किस तरह से हो सकती है। होल ब्लड और रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो 8 वीक्स के बाद दिए जा सकते हैं। मोस्टली 2 to 3 मंथ्स का जो है वो गैप मोस्टली रखा जाता है। 2 यूनिट रेड सेल्स जो हैं वो आफ्टर 16 वीक्स किए जा सकते हैं। प्लेटलेट फ्रेसिस सिर्फ प्लेटलेट रिमूव किए जाते हैं बॉडी से, वो पर ईयर जो है अप टू 24 टाइम्स पर ईयर किए जा सकते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो है वंस एवरी 4 वीक्स, कैन बी डन ट्वाइस अ वीक। ठीक है, मतलब हर एक का जो है प्रॉपर क्राइटेरिया है। ये बहुत, अगर डोनर बहुत हेल्दी हो तब की बात है, ठीक है, लेकिन अगर डोनर की ही अपनी एचपी लेवल और बाकी सारे जो हैं कंपोनेंट्स वो बहुत कम है तो फिर उसका क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाएगा। A thorough history is obtained each time. Standardized universal questionnaire is used. The questions are asked that are very intimate in nature, but are critical in assessing HIV or HPV risks. Has donor ever been referred? If yes, why? और medications अगर donor कोई ले रहा है तो वो सारी जो है वो हम उसको history लेते हैं उसकी। Infection the donor has maybe passed to recipient may be cause for deferral. वो कैसे हो सकते हैं? परमानेंट केसेस जो है हम उसको किस तरह से कर सकते हैं? अगर कोई पेशेंट जो है यूज आईवी ड्रग्स इवन वंस इन लाइफ टाइम तो उसको ब्लड जो है वो नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं, क्लॉटिंग फैक्टर ले रहे हैं वो भी नहीं, हेपेटाइटिस आफ्टर एज 11, कैंसर डिफरेंट वेरी, मतलब कैंसर डिफरेंट कैंसर्स के जो है डिफरेंट रेट है। lived in a country where crude sweltered Jacob disease, ये आपने पढ़ी होगी, एक जो है ब्रेन को इफेक्ट करती है, तो ऐसे वो कंट्री में गया हो जहाँ पे ये डिजीज जो है प्रेवलेंट हो तो वो उसको नहीं, उसका ब्लड जो है लगाया जा सकता है। प्रोटोजोन डिजीज सच एज गैस डिजीज और बेप्सियोसिस, ये जो है ये पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं और ये भी ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। तो इन डिजीजेस के साथ वो कोई भी डोनर जो है वो परमानेंटली डिफेरल हो सकता है। इसके अलावा रिसीव्ड ह्यूमन पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, पॉजिटिव टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, सी और HIV, donated only unit of blood in which a recipient contracted HIV or HPV, was the only common donor in 2 cases of post transfusion HIV or HPV in recipients. मतलब वही कि अगर कोई इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो हम उसको परमानेंटली डिफेरल कर सकते हैं। 12 months डिफेरल, वो कौन से केसेस हैं? रेसिपिएंट ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स और ब्लड प्रोडक्ट्स सच एज कोagulation फैक्टर्स, तो वो ऐसे पेशेंट जो जिन्होंने खुद रिसीव किए हैं वो तो 12 मंथ्स तक कुछ खुद डोनेट नहीं कर सकते। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एक्वायर्ड इंडिकेट्स जो है ऐसी किसी को डिजीज है तो फिर उनको भी जो है नहीं दे सकते हम उनका ब्लड भी, या फिर जो पेशेंट एट हाई रिस्क है HIV के और HPV के, नीडल स्टिक इंजरी किसी को हुई है उस वजह से, या रेबीज वैक्सीन किसी ने ली है तो ये जो है हम नहीं ले सकते। टेम्परेरी डिफरेंस मतलब किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लाइक अगर किसी ने कोई इम्यूनाइजेशन ली है टाइफाइड की, रूबेला, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, या फिर प्रेगनेंसी 6 वीक्स अपॉन कंक्लूजन्स, सर्टेन मेडिकेशंस पर नहीं दे सकते। मलेरिया जो है वो नहीं कर सकते। वेस्ट नाइल वायरस जो है 8 डेज के लिए हम उसमें कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया ऐसे हैं कि किस तरह से डोनर को सिलेक्ट किया जाता है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन है, वो मेडिकल एग्जामिनेशन था। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या चीज़ें देखते हैं?
इवैल्यूएट जनरल अपीयरेंस, मतलब हम उसका वेट चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। हाइपरटेंसिव डोनर का ब्लड जो है डोनेट नहीं करना चाहिए किसी को भी, अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो। हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट की जाती है तो 12.5 से ऊपर होनी चाहिए, और ऑटोलोगस में जो 11 हो तो वो हम लगा सकते हैं। डोनर कैटेगरीज, एलोजेनिक मतलब अगर एक डोनर कोई और है, रेसिपिएंट कोई और है, तो इसको एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है। होमोलोगस एंड रैंडम डोनर जो होते हैं टर्म्स यूज फॉर ब्लड डोनेटेड बाय इंडिविजुअल्स फॉर एनीवन्स अदर, जो यूज के लिए किए जाते हैं। ऑटोलोगस क्या होता है, मतलब आपने खुद ही अपना ब्लड जो है वो, आप कोई सर्जरी है तो उसमें जो है ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन भी की जाती है। ठीक है, पेशेंट का अपना ही ब्लड जो है वो कुछ दिन पहले ले लिया जाता है और सेव कर लिया जाता है, ताकि कोई जो है यूज करने के लिए अपने ही लिए वो यूज कर सके। रेसिपिएंट स्पेसिफिक डायरेक्टेड डोनेशंस कि मतलब कोई रेसिपिएंट है वो अपना ही डोनर लेके आता है, तो डोनर कॉल्ड इन बिकॉज ब्लड प्रोडक्ट इज नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक पेशेंट। Directed donor, patients select their own donors. Therapeutic bleeding removed from medical purposes, such as in polycythemia vera, not used for transfusion. पोलिसाइथीमिया वीरा क्या होता है, हमने ये पढ़ा था कि मतलब उसमें सेल्स सारे जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं फ्रॉम द नॉर्मल रेंज। ठीक है, तो उसमें जो है ब्लीडिंग उनकी जो है वो उनको ब्लीड किया जाता है, लेकिन वो ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली अब नॉर्मल कंडीशन है। ये कुछ लेबल्स होते हैं वो हम करते हैं, फिल कराते हैं डोनर से। डोनर कैटेगरीज, एफरेसिस, रिमूवल ऑफ वन कंपोनेंट, रिटर्न द रेस्ट। ये स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हम आप लोग किसी प्रॉपर किसी बड़ी सेटअप में जाओगे तो वहाँ पे ये सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, मतलब पेशेंट के सिर्फ एक कंपोनेंट रिमूव किया जाता है थ्रू द इंस्ट्रूमेंट, और बाकी जो है वो वापस जो है ब्लड में चला जाता है, बॉडी में चला जाता है। लाइक ल्यूकोफिरेसिस, इसमें जो है वाइट सेल्स रिमूव किए जाते हैं, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा फिरेसिस, ये सारे इंस्ट्रूमेंटेड प्रोसेस हैं। इसके प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रॉपर किट्स होती हैं जो एक कंपोनेंट को रिमूव कर लेते हैं और बाकी कंपोनेंट्स जो हैं वो वापस बॉडी में चले जाते हैं। स्टेम सेल्स, बोन मैरो एफिरेसिस जो है ये भी किया जाता है। Safest form of transfusion is autologous. Blood is your own, no risk of disease existent. Most dangerous is directed donor. You select a donor who may unknown to you be, मतलब आपको हॉस्पिटल में है, अब हॉस्पिटल में डिफरेंट डोनर्स ने दिए होते हैं, आपको नहीं पता कि वो जो है कोई ड्रग्स ले रहा है या कुछ और ले रहा है, तो ऐसे जो पैसे दे के बेसिकली ट्रांसफ्यूजन करते हैं वो डोनर्स जो हैं वो सही नहीं होते। ठीक है, तो दैट आर द मोस्ट डेंजरस डोनर्स, और हाई कैटेगरी रिस्क कैटेगरी में होते हैं वो लोग। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप लोग। मैम ये एल्ब्यूमिन टेक्निक क्या होती है, थोड़ा बता दें इसके बारे में। एल्ब्यूमिन टेक्निक बेसिकली जैसे हमने एक पहले वाली टेक्निक पढ़ी थी जिसमें हम AHG रेजेंट यूज करते हैं टू चेक सेंसिटाइज्ड सेल्स। ठीक है, कुछ, लेकिन अब एल्ब्यूमिन टेक्निक यूज नहीं होती क्योंकि AHG रेजेंट जो है वो हर जगह पे अवेलेबल है। अगर किसी लैब में AHG रेजेंट अवेलेबल नहीं है और एल्ब्यूमिन अवेलेबल है तो हम एल्ब्यूमिन को यूज कर सकते हैं, और उसका पर्पस भी वही है, सेंसिटाइज्ड सेल्स और इरेगुलर एंटीबॉडीज जो है उनको डिटेक्ट कराने में जो हेल्प करता है, लेकिन उसकी इंक्यूबेशन टाइम जो है वो बहुत लंबा रहता है। आफ्टर 1 आवर जो है हम उसको चेक कर सकते हैं, तो इसलिए वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और अब वो जो है चेंज हो चुका है टू द AHG रेजेंट वाले प्रोसेस में। उसमें हम AHG रेजेंट यूज नहीं करते, एल्ब्यूमिन को यूज करते हैं टू चेक इरेगुलर एंटीबॉडीज। थैंक यू। मैम जी एक कोई और और? चीज़ है। हाँ जी। मैम अगर एक डोनर आया है तो डोनर का हमने स्क्रीनिंग टेस्ट किया और उसका हेपेटाइटिस C पॉजिटिव आ गया, हाँ। तो वो कहता है कि मुझे
कुछ मंथ्स पहले हुआ था, लेकिन मैं रिकवर हो गया था। तो ऑब्वियसली बिना स्क्रीनिंग अब मेथड अगर में तो पॉजिटिव एंटीबॉडी हाँ, अब अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर हम उसको नहीं लेते, ठीक है। उसका भी प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। अगर उसका प्रॉपर फिर पीसीआर टेस्ट ये वो सारी चीजें हों यस मैम तो वो फिर वाले। हमको ट्रांसफ्यूज करना चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी सी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ही है। हो सकता है वो कोई कोई डोरमेंट फॉर्म में जो है उसका वायरस पड़ा हो जो अभी एक्टिव ना हो, और बाद में जो है अगर ऐसे पेशेंट का लगा दिया जाए जो कि खुद एक पेशेंट है, तो फिर वो डिजीजेस को ट्रांसफ्यूज कर सकता है। इसीलिए ये मेडिकल हिस्ट्री की जरूरत ही इसीलिए है बेसिकली, कि हम ऐसे लोगों का जो ब्लड है डोनेट ना करें, ताकि हम ऐसी डिजीजेस को खुद से स्प्रेड ना करें लोगों में। मतलब कोई चांस नहीं। मैम हाँ जी, हाँ जी, कोई और मैम क्वेश्चन? एचसीवी के केसेस में मैम जब उसकी वैक्सीनेशन की जाती किसकी? है तो उस केस में तो एचसीवी हेपेटाइटिस सी, तो उस केस में तो अच्छा, मैम वो एटेन्यूएटेड हो जाते हैं या डोर्मेंट लेवल में चले जाते हैं जो वायरसेस होते हैं। वही ना, एचसीवी जो है उसका प्रॉपर आपका जो है वो ट्रीटमेंट होता है। अगर किसी ने ट्रीटमेंट लिया है प्रॉपर, ठीक है, उसके बाद जो है उसने अपने टेस्ट कराए हैं, और वो जो है पीसीआर उसका नेगेटिव आया, उसके बाद भी एक प्रॉपर टाइम होता है जिसके बाद दोबारा से उसका वो टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो फिर वो डोनेशन की तरफ आ सकता है। अदरवाइज ऐसे लोगों का जो है ब्लड डोनेशन जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है। और सेकंड, इम्यून सिस्टम, अगर कोई इम्यून रिएक्शन या इम्यून उसका इम्यून सिस्टम वीक है तो उसमें जो है उसमें तो वो फिर डोरमेंट फॉर्म में पहले होंगे। फिर इम्यून सिस्टम अगर वीक है आफ्टर कीमोथेरेपी या किसी और उसकी इम्यूनोथेरेपी, किसी भी थेरेपी के थ्रू, तो वो ऐसे पेशेंट्स को मोस्टली जो है वो परमानेंटली जो है वो कर दिया जाता है। इसके अलावा प्रॉपर एज क्राइटेरिया भी होता है, ठीक है। अगर कोई एक पेशेंट को हेपेटाइटिस सी है, उसने रिकवर कर लिया हुआ है लेकिन उसकी एज ज्यादा थी, तो ऐसे पेशेंट को भी हम जो है वो नहीं करते काउंट। कोई और क्वेश्चन मींस है के आप लोगों का? हाँ डोनर जी, बिल्कुल हेल्दी और फिट होना चाहिए। ऑब्वियसली डोनर की फर्स्ट एंड मोस्ट फॉरमोस्ट जो है कंडीशन वो यही है कि डोनर खुद हेल्दी हो, डोनर को कोई और कंडीशन ना हो, क्योंकि अगर डोनर ही हेल्दी नहीं है तो पेशेंट तो पहले ही हेल्दी नहीं है। तो ऐसा ब्लड दे देंगे तो पेशेंट को और हम क्रिटिकल कंडीशन की तरफ खुद लेके जाएंगे। इसीलिए ये सारे टेस्टिंग, ये जो टेस्ट हैं ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड जो है क्रॉस मैच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि आप किसी को कोई भी डिजीजेस से देख सकते हैं। मैम जैसा कि कुछ डिजीजेस होती हैं जिनके बावजूद जो एक बंदा बिल्कुल फिट दिखाई देता है। तो बेटा स्क्रीनिंग जो है ये इसीलिए की जाती है। स्क्रीनिंग हम कौन से टेस्ट के करते हैं बेसिकली? वो डिजीजेस जो कि ब्लड के थ्रू ट्रांसफ्यूज हो सकती हैं, ठीक है। कुछ डिजीजेस होती हैं, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफ्यूज नहीं होते, ठीक है। तो हम जी मैम। उन सारी डिजीजेस को स्क्रीन करते हैं बिफोर ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड डोनेशन, जो कि ब्लड के थ्रू ट्रांसफ्यूज हो सकती है, लाइक हेपेटाइटिस बी सी, HIV, मलेरिया। इसके अलावा जो है और टेस्ट हैं वो, मतलब 6-7 डिजीजेस हैं जिनको हम टेस्ट करते हैं बिफोर ब्लड डोनेशन। डायबिटीज का पेशेंट दे सकता है? डायबिटीज के पेशेंट की अगर खुद HP जो है वो कम है या बाकी सारी कंडीशंस, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को और भी सारे इश्यूज चल रहे होते हैं, तो अगर जी कोई मैम। और कंडीशन नहीं है और उसका HP जो है वो इतना है कि वो है, तो अगर हमारे पास कोई और डोनर अवेलेबल नहीं है तो फिर एट द एंड जो है क्राइटेरिया वो, अदरवाइज जितनी भी उसमें मेटाबॉलिक डिजीजेस होती हैं लाइक हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज, तो इन पेशेंट्स को भी अवॉइड करना चाहिए, सही क्योंकि मैम उनमें जो है उनकी बॉडी में डिफरेंट एंटीबॉडीज हो सकती हैं, रेगुलर एंटीबॉडीज या कोई और फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज हो सकते हैं ड्यू टू दिस मेटाबॉलिक इन्फेक्शंस या मेटाबॉलिक डिजीजेस, क्योंकि ये क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं। तो जी इन मैम। पेशेंट्स भी हम अवॉइड करते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स। इनमें अक्सर ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं हाँ जो जी कि बीटा बिल्कुल, सेल्स के जितने खिलाफ। मेटाबॉलिक इन्फेक्शंस है लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इसके अलावा अगर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है तो इन सबको अवॉइड किया जाता है।
मैम वो एंटीबॉडीज तो कंपैटिबल जब हम कर रहे होते हैं कंपैटिबल टेस्टिंग तो उसमें डिटेक्ट नहीं हो जाती हो जाती हैं, तो इसलिए हम पहले ही उनको जो है एंड क्राइटेरिया या लीस्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं। अगर हो भी मतलब एक पेशेंट तो हमें पता ही है कि ये हाइपरटेंसिव है, तो ऑब्वियसली उसका ब्लड जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो ओके मैम। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है या नहीं है? अच्छा, आप लोगों ने अपने जो है प्रेजेंटेशन टॉपिक्स देख लिए होंगे। यस मैम। हाँ जी, तो वो उसके यस मैम अकॉर्डिंग देख ही लीजिए। होंगी, कोई डेट शीट चेंज नहीं होगी। जो आप लोग कह रहे हो स्टूडेंट को आ रहा था, तो वो वही डेट्स उन्हीं पे आपकी प्रेजेंटेशन होंगी। प्रेजेंटेशन का जो प्रोटोकॉल आप सबको पता है कि आप लोगों ने किस तरह से करनी है। सारे जो हैं आपके वो प्रेजेंट करेंगे ग्रुप मेंबर्स, और ग्रुप की जो है परफॉर्मेंस पे आप लोगों के मार्क्स लगेंगे। मतलब इंडिविजुअली ये नहीं है प्रेजेंटेशन, आपकी ग्रुप प्रेजेंटेशन है। तो ग्रुप में मतलब एक ने सही कर दी, दो ने गलत कर दी, तो मतलब वो सब पे इफेक्ट होगा। तो अपने ग्रुप को जो है बेहतर बनाना, इसलिए मैंने ग्रुप चेंज किए, और देखते हैं इस ग्रुप परफॉर्मेंस किस तरह से रहती है। लेकिन मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बंदा है उसको समझ आ गई लेकिन उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता, तो उसमें हमारी क्या गलती है? मैम ऐसा ना करें। मैम ऐसे तो ना मैम करें। ऐसे तो नहीं ना। नहीं ना, ग्रुप प्रेजेंटेशन इज ग्रुप प्रेजेंटेशन मैम है, ग्रुप जिसमें प्रेजेंटेशन ठीक है मैम। मैम मैम फिर मेरा ग्रुप ग्रुप को चेंज कोऑर्डिनेशन कर के देना नंबर फिर। रख ले, ग्रुप मैम फिर मेरा कोऑर्डिनेशन के ग्रुप नंबर रख ले कि हम एक दूसरे आपने के साथ मेरा ग्रुप कोऑर्डिनेट बनाया है कितना ऐसे किया बंदों के है। साथ। ग्रुप इसलिए मैंने चेंज किया मैम बेटा, मैं मतलब चेंज सबको पता मैम होना आई चाहिए। थिंक सो कि मैम मेरा ग्रुप लाइबा और अहमद फारूक के साथ बनाते हैं, हम दोनों का पिछली क्लास में भी ग्रुप था नो, तीनों का। ग्रुप जो बन चुके हैं वही फाइनल है, कोई चेंज नहीं होगा ना मैम ग्रुप में ना इंडिविजुअल टॉपर्स में। बेटर है इससे। मैम फिर ग्रुप इंडिविजुअल ले ले, सही कह रहा है। ग्रुप प्रेजेंटेशन तो लो बच्चों। जी ठीक मैम है। दे रहे हैं। बस ठीक है, प्रिपेयर करो और अपने ग्रुप को भी प्रिपेयर कराओ, और मैम जो ब्लड देखते ट्रांसफ्यूजन हैं। का खुद से टॉपिक है हम खुद से हाँ बड़ी जी, मुश्किल से कायनात। प्रिपेयर होता है, दूसरों को क्या प्रिपेयर करेंगे। मैम, उसमें हमने ब्लड टाइप्स, ब्लड सिस्टम वो भी ऐड करना है या सिर्फ हम ट्रांसफ्यूजन के जो मेथड्स हैं और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं उनको ऐड करें? कि ट्रांसफ्यूजन जो है वो हम किस तरह से लगाते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, और फिर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस क्या है। बस ब्लड यही ग्रुप्स मैम। को जो है वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ब्लड ग्रुप किसी और का है टॉपिक आई थिंक सो। ओके। और मैम मैंने आपको मेल की थी, रामीन की फूफो की डेथ हो गई थी, तो उनके लिए, उनके रिगार्डिंग उन्होंने। अच्छा, मैंने देखी नहीं, मैं देखूंगी। ओके मैम। ओके, कोई और कंसर्न है? मैम फिर ऐसा कर लेते हैं कि कैसा कर लेते हैं मैम वो तो ऐसा कर लेते हैं कि हाँ। 5% मार्क्स जो बेटा मेरी 5% अपनी एक मार्क्स जो है वो हम डिवीजन ग्रुप होगी, नॉट यू वरी अबाउट दिस मार्क्स। ठीक है, आप लोगों का जो काम है वो है प्रेजेंटेशन देना। ठीक है, बस प्रेजेंट करो, ओके मैम। बाकी मेरी हेडेक है कि मैंने क्या करना है। ओके मैम, थैंक यू। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं अपनी मीटिंग। इसके बाद मैं अभी आपकी कुछ एक असाइनमेंट ऐड करूंगी, वो असाइनमेंट आप लोगों ने बनानी है। मैम बस कर दे। ओके मैम। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। ओके मैम, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।